बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम अध्याय 4 आपके जो इतिहास की बुक है उसका अध्याय 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन्य समाज व वन्य उपनिवेशवाद। वन्य समाज व उपनिवेशवाद यानी उपनिवेशवाद काल में जो वन्य समाज था उसमें जो घटनाएं घटी उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये वन से संबंधित है तो निश्चित रूप से वनों के रहने वाले लोग, वनवासी, उनके बारे में बातें होंगी। तो सबसे पहले हम देखें, करीब 1700 से 1995 तक 9.3% जो जंगल थे वो साफ कर दिए गए, खेती के लिए, उद्योग के लिए, है ना, पशुपालन के लिए, किसी भी कारण से। तो 9.3% जंगल जो है वो खत्म हो गए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जंगलों का साफ होना कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है ना। हम सभी जानते हैं कि वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, कितने जरूरी हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि जो वन है वो साफ किए गए, तो क्यों किए गए, है ना, वो पूरा हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्रश्न है कि वनों का विनाश क्यों, जो हमारा फर्स्ट इस चैप्टर का फर्स्ट है कि वनों का विनाश क्यों। तो उसके कुछ कारण दिए हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि वनों के विलुप्त होने को वन विनाश कहते हैं। अगर ये आ जाए कि वन विनाश किसे कहते हैं, तो वनों के विलुप्त होने को या समाप्त होने को वन विनाश कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले क्यों हुआ ये वाला वन का विनाश क्यों हुआ। तो जमीन की बेहतरी के लिए, है ना, सबसे पहले है जमीन की बेहतरी। ठीक, इसके लिए तो जमीन की बेहतरी के लिए सन 1600 तक भारत के कुल भूभाग के छठे हिस्से पर खेती होती थी, यानी उसके सिर्फ छठवें हिस्से पर खेती होती थी, बाकी पूरा जंगल का स्थान था, खाली पड़ा हुआ था, ठीक है, निर्जन था। आज लगभग 50% तक पहुंच गई है। मतलब अब जो संख्या है कुल भूभाग की वो अब आधे प्रतिशत तक पहुंच गई है। आधे भाग पर अब कृषि कार्य और उससे संबंधित क्रियाएं होती हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जंगल समाप्त हो गए, है ना। तो उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने वनों को अनुपयोगी समझा और व्यवसाय फसलों जैसे कि पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन पर ध्यान दिया, है ना। उनको लगा कि ये जंगल तो फालतू पड़े हुए हैं, है ना, इनका कोई यूज नहीं है, तो यहाँ पर खेती की जाए। अब जब खेती की जाती है तो खेती जमीन पर होगी, उसके लिए जंगल काटने पड़ेंगे, क्योंकि खेती ऐसे प्लेन तो डली हुई है, चट्टाने हैं, वो बात अलग है, बाकी जहाँ जहाँ मिट्टी है वहाँ कोई ना कोई वृक्ष जरूर होगा। ठीक है, तो इनके लिए इन्होंने उत्पादन पर ध्यान दिया। तो 1880 से लेके 1920 तक कृषि क्षेत्रफल 67 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा, यानी 67 लाख हेक्टेयर तक कृषि क्षेत्र बढ़ गया। कब से कब तक? 1880 से लेके तो 1920 तक, 1920 तक, है ना, 1880 से 1920 तक। खेती को विकास का सूचक माना जाता है, परंतु यह जंगलों को काट कर ही होती है। यानी ठीक है कि कृषि में बढ़ोतरी हो रही है, उत्पादन हो रहा है, लोगों को आय प्राप्त हो रही है, लेकिन ये सब होता कहाँ है? खेती के लिए जमीन, जंगल को काट के। तो अल्टीमेटली जंगलों का विनाश तो होना निश्चित है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, और जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो जमीन के लिए साफ करते जाते हैं, रहने के लिए, व्यवसाय के लिए, है ना, पशुपालन के लिए, सभी चीज़ों के लिए। तो ये जब सफाई होती है तो जंगल भी विलुप्त होते हैं। जो वृक्षों का एक वो है कि इतने परसेंट तो होना चाहिए, है ना, 33% जैसे भारत में एक आइडियल रखा है कि उतने परसेंट पर वन होना आवश्यक है ना। तो उतना प्राप्त कर पाना मुश्किल है, 33% तो कम से कम होना ही चाहिए, ऐसा एक आदर्श मानक है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि वन बहुत आवश्यक हैं, जैसे कि हमें वन्य जीव दिखाई देते हैं कि ये क्यों है नुकसान, तो जिस प्रकार से हम आवश्यक हैं वैसे ही वन और वन्य जीव भी बहुत आवश्यक है। ठीक, तो पहले तो वनों का विकास जमीन की बेहतरी के लिए हुआ, यानी फसल उत्पादन के लिए, अपने उपयोग के लिए उन्होंने ये किया। अंग्रेजों के समय में शुरू हो गया था, क्योंकि उन लोगों को कोई भारत में उनको लाभ तो था नहीं, ऐसा उनको कोई लगाव तो था नहीं कि वो हमेशा आजीवन के लिए कोई ऐसे करते। वो तो वैसे भी तात्कालिक चीज़ें उन्होंने देखी हैं हमेशा, तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए ठेके पर दे दी जमीन, है ना, जो ठेका दे दिया काटने के लिए प्राइवेट लोगों को, निजी लोगों को। तो उन लोगों ने अंधाधुंध कटाइयाँ की अपने हिसाब से, है ना। तो ये हुआ, अंधाधुंध कटाइयाँ की, निजी हाथों में देंगे ठेके पर, तो वो अपने हिसाब से, अपने लाभ के लिए। ठीक,
दूसरा जो कारण था वो था रेलवे स्लीपर, रेलवे पटरी स्लीपर। दूसरा कारण था रेलवे पटरी स्लीपर, रेल पटरी स्लीपर। ठीक है। तो क्या हुआ था कि ब्रिटेन में ओक यानी बलूत के जो वृक्ष थे उनकी कमी आ गई थी। किसी भी चीज़ का उपयोग करोगे धीरे धीरे कमी आती ही आती है ना। तो उसकी कमी आ गई थी, तो और आवश्यकता बढ़ रही थी, क्योंकि जहाज़ों के लिए बनाने के लिए भी लकड़ी की बड़े बड़े मजबूत लकड़ियाँ जो होती हैं, अच्छे वृक्ष होते हैं, उनकी लकड़ी की आवश्यकता होती है। क्योंकि शाही नौसेना के लिए जहाज बनाने थे, अगर जहाज नहीं होंगे तो उनकी सैन्य क्षमता आगे कैसे बढ़ेगी, उनका उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद कैसे बढ़ेगा। जहाज़ों से ही तो विदेशों में जाते थे और वहाँ पर धीरे धीरे पैर पसारते थे, तो इसके लिए उन्हें आवश्यकता थी। इसके साथ ही साथ अब रेल लाइन भी 1950 के दशक में जब रेल लाइन बिछनी शुरू हुई तो रेलों की पटरियों के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता हुई, उसमें जो रेल चलती ईंधन के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता हुई, है ना। तो इसलिए भी ये वनों की कटाई हुई। तो हम देखते हैं कि 1820 के दशक में खोजी दस्ते को भारत भेजा। 1820 के दशक में 1820 में, है ना, खोजी दस्ता भारत आया। खोजी दस्ता भारत आया, है ना। अन्वेषण किया गया कि बड़े बड़े जो काम के वृक्ष हैं वो कहाँ हैं, है ना। और उसके बाद लकड़ी के बड़े बड़े वृक्ष काटे गए। ठीक है, भारत आया और बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। बड़ी मात्रा में वृक्ष काटे जाने लगे एवं लकड़ी का निर्यात होने लगा भारत से, है ना। निर्यात, है ना, बाहर जाने लगी, एक्सपोर्ट कहते हैं इसको, है ना, निर्यात होने लगा। तो ऐसे में जंगलों का सफाया होना तो स्वाभाविक था, जब इतनी बड़ी मात्रा में जाएगी बाहर लकड़ी तो। ठीक है, सॉरी। उसके बाद देखें तो 1701 जो 1 मील लंबी पटरी के लिए रेलवे लाइन, है ना, 1850 के दशक में रेल पटरी बिछाने का काम शुरू हुआ। रेल पटरी बिछाने का काम शुरू हुआ, या प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कितनी लकड़ी चाहिए थी? 1 मील के लिए 1 मील पटरी डालने के लिए कितनी लकड़ी चाहिए रहती थी? करीब 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता थी। 1760 से 2000 स्लीपरों की, जो स्लीपर होते हैं ना, स्लीपरों की आवश्यकता पड़ी। तो क्या हुआ? तो बहुत बड़ी संख्या में लकड़ियां काटी जाने लगी, क्योंकि उनको भारत के विकास से विनाश से कोई लेना देना नहीं था। उनको अपना लाभ चाहिए था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता थी, जिससे वो आसानी से अपना व्यापार, आसानी से अपना आवागमन कर सके इतने बड़े देश में, है ना। तो रेल लाइन की आवश्यकता थी, रेल लाइन के लिए पटरियों की और पटरियों के लिए लकड़ी की। तो जंगल बड़ी मात्रा में जो है काटे गए। बताया जाता है कि अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है 1950 के दशक में प्रति वर्ष, है ना, प्रति वर्ष कितना 35,000 है ना, पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए, पेड़ काटे गए। कहाँ पर? ये मात्र
मद्रास प्रेसिडेंसी की बात जो मद्रास प्रांत था, वहाँ अकेले प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ लगभग जो है काटे जाने लगे। तो इतनी बड़ी संख्या में इनका विनाश शुरू हो गया। तो जंगल जो है वो तेजी से गायब होने लगे, रेल पटरियां बिछने लगी और जंगल गायब होने लगे। तो ये भी विनाश का एक कारण है, रेल पटरी के स्लीपर, है ना। उपनिवेश काल से ही ये प्रारंभ हो गया था ये सब काम। उसके अलावा तीसरा जो कारण है वो था बागानों का विकास। बागान बनाए गए चाय के, कॉफी के, है ना। तो तीसरा जो कारण है वो है बागान। ठीक है, तीसरा है बागान। ठीक है, तो ये बागान क्या थे कि यूरोप में या ब्रिटेन में, है ना, यूरोप में बहुत तेजी से मांग बढ़ रही थी चाय कॉफी की। यूरोप में चाय कॉफी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर जंगलों की सफाई की गई और बागान लगाए गए, है ना। प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया, है ना। पूरा करने के लिए जंगलों का एक बड़ा हिस्सा साफ किया गया। और वहाँ क्या किया गया, चाय कॉफी के बागान विकसित किए गए। चाय कॉफी व रबर के बागान विकसित किए गए, है ना। बागान लगाए गए, विकसित किए गए। तो इस तरह से भी बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने कब्जे में ले लिया जमीन को। जो जंगल थे वो औपनिवेशिक जो सरकार थी उसने अपने हाथों में लिए वो सारा जमीन और उसको काटना शुरू किया और बागान वहाँ विकसित किए और वहाँ से चाय कॉफी का, रबड़ का निर्यात शुरू हुआ, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता, तो बहुत ज़्यादा पैसा अर्निंग उनको होती थी। ठीक है, तो ये कारण थे वनों के विनाश के। जब वन का विनाश होता है तो वहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो प्रभावित होते हैं और दूरगामी प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, चाहे वो दूर दराज शहरों में ही क्यों ना रहते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपके लिए लेकर आएंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। और तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।